गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में, जहां हम फिजिक्स के चैप्टर वेक्टर की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर यानी कि सदिश। कल हमने जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था और सदिश को किस तरीके से अदिशों से अलग किया गया वो भी हमने कल सीख लिया था। आज हम आगे बात करते हैं कि जो सदिश राशियां हैं भाई, जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को आखिर कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितना इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने टाइप्स के वेक्टर आखिर होते हैं। तो मैं बात कर रहा था सदिश के बारे में। हमने कल ये सीखा था भाई कि जो सदिश होता है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी मान लो ए अगर सदिश है और उसके ऊपर वेक्टर लगा दें, यदि ए के ऊपर एक तीर का निशान लगा दे तो तब ये पूरी तरीके से प्रदर्शित कर दिया जाता है सदिश के रूप में। कल हमने बात की थी ये। अब इससे आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर जो ये तीर का निशान होता है, गौर से समझिए स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे कह रहा था कि जो ये तीर का निशान हमने ऊपर बनाया है, एरो साइन जो बनाया है, इसका जो हेड है यानी इसका जो सिर है वो तो आपको बताता था इसका डायरेक्शन, यानी जो आपका वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो कौन बताता है भाई, इसका हेड बताता है। और जो ये टेल है, इसकी पूंछ है, ये पूंछ पीछे वाली, ये पीछे वाली पूंछ इसका बताती थी वैल्यू, या मैंने इसका नाम आपको बताया था मैग्नीट्यूड, या इसका एक और नाम हिंदी में आप परिमाण कह सकते हो। यानी भाई कोई भी सदिश है, मान लीजिए आपके सामने उदाहरण लिखा है 50 न्यूटन ईस्ट में, यानी आपने 50 न्यूटन बल लगाया है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में जो 50 न्यूटन है भाई वो तो प्रेजेंट किया जाएगा हेड के माफ कीजिए टेल के द्वारा। लिखा हुआ है ना परिमाण यानी मात्रा, मात्रा तो आपकी टेल के द्वारा। और जो आपका ईस्ट है डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे प्रेजेंट की जाएगी भाई, हेड से। सो इजी, बड़ा आसान है ना भाई कि आपसे अगर कोई पूछ ले हेड है तो भाई वो तो डायरेक्शन बताएगा, और जो आपका टेल है इसका पूरी पूंछ है इसकी वो आपकी परिमाण बताएगी। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे आज सदिशों के प्रकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। यकीन कीजिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर रटने से बचाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज आपको यहीं पे समझ में आ जाए, उसके बाद आपको केवल जरा सा रिवीजन करने की जरूरत हो और आप आसानी से वेक्टर्स को समझ जाएं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। देखिए भाई, सबसे पहला टाइप होता है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर भाई, इक्वल वेक्टर। इसको हिंदी में आप कह सकते हो समान सदिश। भाई इक्वल में समान सदिश, इक्वल वेक्टर। बड़ा आसान है, गौर से समझना भाई। अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अब बनाए ना वेक्टर दो, अरे भाई तब तक वेक्टर नहीं बनेगा जब तक आप इसके ऊपर क्या नहीं लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे। तो मैंने पहला वेक्टर तो ए मान लिया, दूसरा वेक्टर बी मान लिया। अब भाई ये दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे कब, जब इनकी डायरेक्शन सेम हो। अरे सेम है क्या, है भाई, देखो ये भी इधर ये भी इधर, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है सर। अच्छा जरा देखना भाई, इनकी पूंछ भी सेम है क्या, पूंछ का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, लेंथ सेम है भाई, देख लो यहां से यहां तक। यानी कि भाई अगर इनका परिमाण समान है, परिमाण को लिखते हैं मोड में, और यदि इनकी दिशा भी समान है, दिशा का मतलब ये, तो ये दोनों वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे और क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। यानी कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी सेम तो उनका मैग्नीट्यूड हो, एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी कैसी हो, सेम हो, तब वो क्या कहलाते हैं भाई, इक्वल वेक्टर्स। अरे एक बात बताना, अगर मैं इसके आगे अनइक्वल कर देता हूं,
अब क्या हो गया, असमान सदिश, यानी अब की बार समान सदिश नहीं है तो असमान हो गया, यानी हो सकता है इसकी डायरेक्शन इधर हो जाए। तो भाई असमान सदिश है क्या, बिल्कुल है, समान तो नहीं है, इसकी डायरेक्शन इधर इसकी इधर, तो असमान है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन तो सेम हो जाए लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया ना, इसका तो बड़ा है, पीछे का जो पूंछ है टेल है वो इसका बड़ा इसका छोटा, तब भी क्या कहलाएंगे दोनों, अनइक्वल, असमान। आई बात समझ में भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम तो इक्वल, दोनों में से एक भी अगर इक्वल नहीं है, मान लीजिए डायरेक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन नहीं है, तो क्या कहलाएंगे दोनों, अनइक्वल, असमान सदिश। ओके, चलो नेक्स्ट। तो दूसरा जो टाइप है वेक्टर्स का, उसका नेम हमारे पास आता है पैरेलल। ठीक है भाई, पैरेलल वेक्टर, इसको आप समांतर सदिश कह सकते हैं भाई हिंदी वाले। यानी कोई दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे भाई, कोई भी दो वेक्टर आपके पास हैं और वो पैरेलल कब कहलाएंगे, तो सुनिए भाई, देखो समांतर सदिश, मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास इस तरीके से है ए, ठीक है भाई, दूसरा वेक्टर आपके पास है इस तरीके से बी। अगर दोनों के बीच एंगल, भाई इसके और इसके बीच एंगल आपसे पूछूं तो कितना है एंगल, 0 है ना। अरे भाई दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, यानी दोनों का एंगल यदि 0 डिग्री है तो दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, आप इन्हें कितना भी बढ़ा दें ये कभी नहीं काटेंगे। ये तो हो गई पहली डेफिनेशन कि इफ हैविंग 0 एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री, तो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। एक दूसरी भी आप ले सकते हैं, इसमें आपको एक बात बता देता हूं, अगर यहां पे एंटी पैरेलल हो, पैरेलल तो आप समझ गए, दोनों के बीच एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये क्या कहलाएंगे भाई, पैरेलल। और यदि एंटी पैरेलल की बात करें तो इसका मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री नहीं हो, कहने का मतलब ऐसे अगर बी मिल जाए तो अब दोनों के एंगल कितने हैं भाई, अलग अलग हैं। इसको इसके पास लेकर जाऊंगा तो कभी भी ये 0 डिग्री में नहीं आएगा, पास लेकर जाऊंगा, यस पास लेकर जाऊंगा, यही तो सिखाना चाह रहा हूं। मान लिया भाई ये दोनों क्या कहलाएंगे अब, एंटी पैरेलल। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा ना पास लेकर जाऊंगा, मेरे इतने भी पास, जी हाँ देखो भाई ये ए को बी के पास ले जाने का फंडा बड़ा अच्छा है, इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। हम क्या करते हैं, पैरेलल सदिशों को शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे भाई मैंने आपको यहाँ पे ए दिया, बी दिया था और ऊपर आपके पास ए था, तो इन दोनों को हम सेम एंगल से शिफ्ट कर सकते हैं। देखो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख सकता हूं ना भाई। देखो मैं इसको आगे की तरफ ले जा सकता हूं तो ये यहां टच कर जाएगा इसको, यानी मैं इसको सीधी सीधी लाइन में शिफ्ट करा सकता हूं, पैरेलल रूप में शिफ्ट करा सकता हूं। और देख सकता हूं, जरा देखना भाई, दोनों के बीच एंगल 0 है क्या, ना 0 नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। इसको इसके ऊपर रख सकता हूं भाई, तो क्या आएगा, दोनों का जो भी आपके पास पैरेलल थे वो पैरेलल हो जाएंगे, और भी अगर इसके ऊपर ये आ सकता है तो पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि भाई आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपको ए को शिफ्ट करवाना था तो आपको 100% इसी डायरेक्शन में शिफ्ट करवाना पड़ेगा, आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करवा सकते। ओके, तो ये बात हुई पैरेलल और एंटी पैरेलल की। इस बात को आप जरूर याद रखना कि पैरेलल्स वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पैरेलल का पता लगाने के लिए इसका काम में ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास आता है, आप इसको कह सकते हो कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर का मतलब हिंदी वाले समरेखीय, क्या कह सकते हैं भाई,
समरेखीय वेक्टर्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा इजी है। समरेखीय, समान रेखा में, यानी ऐसे वेक्टर्स जिनको समान रेखा पर रखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं आपके कोलिनियर वेक्टर्स। यानी द वेक्टर्स कैन बी पुट ऑन ए सेम लाइन, सेम लाइन पर पुट कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कैसे? देखो भाई, मान लीजिए आपका वेक्टर ए रहा ये, ओके, आपका वेक्टर बी रहा ये, ओके, आप इन दोनों को एक लाइन पर शिफ्ट करा सकते हैं क्या भाई? देखो यहां पर मान लीजिए कोई एक लाइन मैंने आर्बिट्रेरी बना दी। अब मैं चाहता हूं ए और बी दोनों इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। आपको बताया था कि इसको हेड से हेड नीचे की तरफ, टेल से टेल नीचे की तरफ मिलाकर क्या कर सकते हो? शिफ्ट करवा सकते हो। आप इसको कभी भी इधर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका एंगल तो इधर है। आप इसे भी यहां नीचे ला सकते हो, इसको भी हेड से हेड मिला सकते हो और टेल से टेल मिला सकते हो। तो ये भी कहां शिफ्ट हो गया? ए और बी। तो भाई दोनों एक रेखा पर शिफ्ट हो गए। इसका मतलब दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों आपके समरेखीय हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब मान लो तीसरा वेक्टर ये आ जाता सी। आपसे कहता क्या सी भी इनका कोलिनियर है क्या? तो भाई आप इसको ऐसे ला सकते हो, ये ले आए, इसको नीचे ला सकते हो, यहां ले आए, आप इसको उठाकर यहां तो ला सकते हो, लेकिन भाई लाइन पर तो ये है ही नहीं, है ना? लाइन पर तो नहीं ले सकते ना, ये जो लाइन हमने आर्बिट्रेरी बनाई थी। तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो ऐसा वेक्टर जो कोलिनियर नहीं होता है उसे आप ओड लीनियर भी कह सकते हो। ओड का मतलब विषम रेखीय, यानी ये किसी और रेखा में जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 आता है आपका शून्य सदिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो शून्य सदिश और अगला जो हम पढ़ेंगे एकांक सदिश, दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। शून्य सदिश को आप कहते हो जीरो वेक्टर। क्या कहते हो भाई? जीरो वेक्टर। देखो क्या होता है जीरो वेक्टर? अरे जीरो, अंडा वाला जीरो, वही तो जीरो है ये। बिल्कुल सही, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अरे डायरेक्शन तो जीरो होती ही नहीं है ना, डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। तो ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कोई ए है और इसका मैग्नीट्यूड ओनली कितना है भाई? जीरो, क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। जरा तीर बना के देखता हूं भाई। अरे सर ये क्या हुआ? तीर का निशान तो ये रहा, तीर का निशान तो ये रहा। अब तीर का निशान तो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन तो है, क्या नहीं है? आपके पास मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, तो क्या मैं यहां पर लाइन बना सकता हूं? ना, लाइन तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन तो मैग्नीट्यूड दिखाती है और मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्शन ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे या ऐसे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा शून्य सदिश होता है वो केवल और केवल क्या प्रेजेंट करता है भाई? आर्बिट्रेरी तो डायरेक्शन, स्विच तो दिशा, कोई भी दिशा, एंड आपका जो मैग्नीट्यूड होता है शून्य सदिश का, जीरो वेक्टर का, वो कितना होता है भाई? जीरो होता है। ओके, यूनिट वेक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपके ना केवल 11-12 जबकि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएगा यूनिट वेक्टर। पूरी जो फिजिक्स है वो इसी के यूनिट वेक्टर के बेस पे ही है। कौन सी फिजिक्स? जो वेक्टर से रिलेटेड है। तो भाई देखो, इसको हिंदी में एकांक या इकाई सदिश भी कहते हैं। अरे यूनिट का मतलब तो 1 ही होता है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो भाई? 1 हो, क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 1 हो जाए, क्या कहलाता है तुम्हारा? एकांक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। अब देखो भाई, मैंने ये बना दिया सदिश का हेड, वेक्टर का एरो का हेड बना दिया, सिर तो बना दिया। अरे पूंछ का मतलब तो परिमाण होता है सर, और परिमाण कितना है? 1, मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो छोटा सा बना सकता हूं, बस इतना सा। लेकिन अरे भाई छोटा सा ही बना, पर कम से कम इससे डायरेक्शन तो पता चल रही है। बिल्कुल सही। तो एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसकी सहायता से क्या पता चलता है भाई?
डायरेक्शन पता चलती है। हालांकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन क्या पता चल जाती है हमें, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके एकांक सदिश से पता चल जाती है। इसको लिखते कैसे हैं, देखो भाई, इसको लिखते हैं, कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर टोपी लगा दो। ये टोपी क्या बताएगी हमें, कैप। ये कैप हमें बताएगी कि ये यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन को बताएगी। और इसको लिखने का तरीका होता है, ऊपर तो आप लिखें उस पूरा सदिश को, यानी ऊपर क्या लिख दिया आपने, पूरा के पूरा वेक्टर, जिसमें आप परिमाण भी लिखेंगे, जिसमें आप डायरेक्शन भी लिखेंगे, और नीचे आप उसका भाग दे दें मैग्नीट्यूड का। यानी कोई भी आपके पास अगर वेक्टर है, उस वेक्टर की आप क्या लिखेंगे, ऊपर तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और नीचे मैग्नीट्यूड का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, तुम्हारा कैप निकल के आ जाएगा, यानी तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है भाई यूनिट वेक्टर के बाद। देखो, अगला करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देता हूं। जब भी हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात करते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट ये रहा, ये हम जानते हैं कि ये 3 डायरेक्शन में हो सकता है, 3 एक्सिस में हो सकता है। ओके, हम अभी तक तो 3 एक्सिस ही जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा है एक प्लेन में 3 एक्सिस हम ले सकते हैं, एक्स, वाई और ये जो जेड। ये जो आपका जेड एक्सिस है भाई, ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता है, इस तरीके से, एक्स इधर, वाई ऊपर, और ये बाहर या प्लेन के अंदर की तरफ होता है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो भाई हम उसे इन 3 कोऑर्डिनेट्स के आधार पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या कहते हैं भाई इनको, नंबर 5 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कैसे सर, देखो भाई, थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये उससे रिलेटेड है, वेक्टर से रिलेटेड है, जो पिछला आपने पढ़ा है नंबर 4 यूनिट वेक्टर, उससे ये थोड़ा रिलेटेड आपको मिल जाएगा। देखो भाई, एक्स अक्ष की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मान लेते हैं कि किसी का जो यूनिट वेक्टर है वो है आई। क्या है भाई, यूनिट वेक्टर आई। और आई को लिखता कैसे हूं, यूनिट वेक्टर है तो आई कैप लिखता हूं। वाई डायरेक्शन में क्या लेते हैं, हमेशा जे कैप, और जेड डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या लेते हैं, के कैप। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका वेक्टर है जो यहां पर कहीं बीच में रखा हुआ है, उसका आप कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय जेड के जो ऑर्थोगोनल है वो तो के कैप, एक्स का। तो दोस्तों, एक्स, वाई और जेड में आई कैप, जे कैप और के कैप कहलाते हैं तुम्हारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे, और यहां पर लिखा कैसे जाता है, इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। लिखने का तरीका भाई, आई कैप निकालना है, जे कैप निकालना है और के कैप निकालना है। कैसे निकालते थे, अभी अभी आपने पढ़ा था कि भाई आई कैप का मतलब होता है आई का यूनिट वेक्टर। निकालने का तरीका, आई का पूरा सदिश, लेकिन आई तो नहीं है ना, वैल्यू किस में आएगी, एक्स वाई जेड में, तो आई की जगह एक्स, और नीचे एक्स का मैग्नीट्यूड, ऊपर वाई का वेक्टर और नीचे वाई का मैग्नीट्यूड, तीसरे में जेड का वो जेड का वेक्टर और नीचे जेड का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को लिख सकते हैं। बड़ा आसान है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और ये बहुत काम आएंगे आपके, आई कैप, जे कैप और के कैप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपको एक और बचा हुआ है आपका नंबर 6, जो मैं लिखवा देता हूं। नंबर 6 है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। कोप्लेनर का मतलब हिंदी वाले समझ ले, समतलीय होता है भाई। क्या होता है, समतलीय सदिश, यानी समान तल में। चलो एग्जांपल देता हूं आपको समान तल में समझने के लिए। भाई मान लीजिए आपके पास ये 2 वेक्टर्स हैं, एक और एक, ये 2 वेक्टर्स हैं। ये अगर किसी भी एंगल पे झुके हुए हैं तो आप इनको किसी भी तल में रख दो, ये दोनों एक साथ एक तल में आ जाएंगे। समतलीय यानी समान तल, सेम प्लेन में। देखो ये सेम प्लेन में आ गए, देखो ये दोनों सेम प्लेन में आ गए, देखो ये दोनों सेम प्लेन में आ गए।
इसका मतलब दो वेक्टर चाहे किसी भी एंगल पे रखे हो, चाहे ऐसे रखे हो, तो भी वो किस में आ जाएंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको समझ में आई कि दो वेक्टर्स ए और बी आपके किसी भी प्लेन में रखे हो, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से रखे हो, हमेशा किस में लाए जा सकते हैं, समान तल में लाए जा सकते हैं। लेकिन क्या तीन वेक्टर को ला सकते हो क्या? चलो कर लेते हैं। ये रहे मेरे पास तीन वेक्टर, 1, 2 और 3। शुरू में मैंने ली है 90-90 डिग्री। देखो भाई, क्या इनको ले सकते हो क्या तुम एक प्लेन में? नहीं। एक प्लेन यहां लगाऊंगा तो ये रह जाएगा, यहां लगाऊंगा तो ये रह जाएगा, यहां लगाऊंगा तो ये रह जाएगा। यानी हमेशा दो ही एक साथ एक प्लेन में आते हैं, तीसरा तो प्लेन में आता ही नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीके से हो तब तो प्लेन में आ जाएंगे तीनों। अगर ये, यानी हम कह सकते हैं कि जब तीन सदिश हमारे पास उपस्थित है तो तीन में से कोई दो सदिश एक प्लेन में, कोई दो सदिश एक प्लेन में होते हैं। लेकिन अगर सदिशों के बीच का एंगल इस प्रकार कर दिया जाए तो अब आप तीनों सदिशों को एक साथ भी ले सकते हैं। यानी देखिए, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब मैंने आपको समझाया कि जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में आ सकते हैं तो दो वेक्टर्स को तो हम किसी भी प्रकार से, चाहे उनके बीच कितना भी एंगल हो, उन्हें हम एक ही प्लेन में ले सकते हैं। लेकिन तीन वेक्टर्स एक प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनके बीच के एंगल पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया आज जो सदिशों के प्रकार थे उनके बारे में। दोस्तों, हम कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आगे हम वेक्टर्स को और आगे तक पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नॉलेज भी लेंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।